गुड इवनिंग। देखिएगा, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है उसके 1 से 50 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। आज मैं आपको देने जा रहा हूं 51 से 75 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए, ये PYQ है, सारा नीट का है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ L। देखोगे बेटा, करे क्या कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, इस रॉड का बेटा लेंथ दिया गया है L और इसका मास दिया गया है M। ठीक है, करें क्या कि इज फ्री टू रोटेट अबाउट द पॉइंट A। इस A पॉइंट के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए। द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस पोजीशन से इसको रिलीज किया गया, मतलब U का भी वैल्यू आप 0 कहोगे और ओमेगा नोट का भी वैल्यू 0 कहोगे। यहां पे बेटा हिंज है, इस A पॉइंट पे हिंज है। अब जैसे ही छोड़ोगे तो ये ऐसे चलेगा, पॉइंट A अपने जगह पे रेस्ट में रहेगा और ये ऐसे रोटेट करेगा। तो अलग अलग टाइम पे तो अलग अलग, देखो इनिशियली रॉड ऐसा है, कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ये इस पोजीशन में आएगा, फिर ये इस पोजीशन। तो आपको करें इनिशियली करें फाइंड करने के लिए, given that the moment of inertia of the rod is ml square by 3, the initial angular acceleration of the rod क्या होगा ये फाइंड करना। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इनिशियली तो रॉड यहीं पे रहेगा, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा बेटा। सेंटर पे इस पे फोर्स लग जाता है mg। बेटा यहाँ पे हिंज है, हिंज हमेशा फोर्स लगाता है, याद रखिएगा। इस तरफ में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं Fy, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है इसको हम लोग कहते हैं Fx। जब भी आप रॉड को रिलीज करिएगा तो जो इसका हिंज होता है उसके फोर्स का 2 कंपोनेंट हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक है, जब भी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा ना तो हिंज के अबाउट ही आपको टॉर्क लगाना है। यहां पे टॉर्क लगाएंगे लेकिन अबाउट द हिंज। क्यों अबाउट द हिंज अगर आप टॉर्क लगाओगे तो Fy का भी टॉर्क 0 हो जाएगा, Fx का भी टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो Fy और Fx तो पता है नहीं, इसीलिए अबाउट द हिंज। तो आप यहां पे टॉर्क अबाउट हिंज, टॉर्क अबाउट हिंज ए लगाना है। क्यों लगा रहे हैं हिंज के अबाउट टॉर्क, समझ में आ रहा? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क लगाऊंगा तो Fy का भी टॉर्क 0 हो जाएगा, Fx का भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्स आएगा नहीं कैलकुलेशन में, क्योंकि गिवन तो है नहीं। जो चीज गिवन नहीं है वो नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में। तो जब भी किसी रॉड को ऐसे आप रोटेट करेंगे तो हिंज के अबाउट ही लगाना है आपको। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, अबाउट द हिंज ए टाउ इज इक्वल टू हम आई अल्फा करेंगे। टाउ कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो फोर्स हो गया बेटा mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2। तो टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है ml स्क्वायर बाय 3। ये तो हम लोग जानते हैं कि एक एंड के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो ml स्क्वायर बाय 3। अब L कट जाएगा, M कट जाएगा, यहां से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 3g/12। जी हाँ, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। 3g/12 आंसर C आ गया, इसका आंसर हो गया C। ये था हमारा 51 नंबर। अभी आप देखोगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 52 का, जरा ध्यान दीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास इज मूविंग इन द xy प्लेन विद वेलोसिटी v अलोंग द स्ट्रेट लाइन AB। देखो बेटा, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है बेटा, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये पार्टिकल, और यहां पे है बेटा ओरिजिन। ठीक है, तो अब आपको मैं एक बात बता दूं, पार्टिकल अगर इस A पॉइंट पे रहे या इस B पॉइंट पे रहे या इस C पॉइंट पे, यहां पर वेलोसिटी भी, यहां भी इधर वेलोसिटी भी, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना तो अबाउट द ओरिजिन A पर जितना होगा एंगुलर मोमेंटम, B पे जितना होगा एंगुलर मोमेंटम, C पर जितना होगा एंगुलर मोमेंटम, सब सेम होगा। तो पार्टिकल, याद रहे, पार्टिकल इज मूविंग, particle is moving with
constant with constant velocity v along the line ABC, ठीक है, then its angular momentum about origin remains same or conserved. इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम एट ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट बी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट सी। यहां पर जब है पार्टिकल तब जितना होगा, अच्छा सुनिए, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर मैं कहूं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो सबका जो मैग्नीट्यूड होगा ना एम वी आर ऐसे हो जाएगा, सबका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम वी आर। तो याद रहे एम वी आर हो जाता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। ए पर में रहेगा फिर भी यही होगा एंगुलर मोमेंटम, बी पॉइंट पे रहेगा फिर भी यही होगा एंगुलर मोमेंटम, सी पॉइंट पे रहेगा फिर भी यही होगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कहीं भी जाएगा ये पार्टिकल तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज करने वाला नहीं है। तो याद रहे कभी भी कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, चाहे यहां पे हो या यहां पर हो फिक्स पॉइंट, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब भी कोई पार्टिकल चलता है किसी स्ट्रेट लाइन पे, मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब भी कोई पार्टिकल चलेगा तो उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए इसका आंसर हो गया ए। ठीक है बेटा, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53। A tube of length L is filled completely with incompressible। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना रे बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करें क्या कि एक ट्यूब जो है उसको हम ऐसे पानी से भर दिए हैं, इसमें बेटा पानी भरा हुआ है इस ट्यूब में, या कोई भी एक लिक्विड आपने भर दिया, ठीक है, और ये ट्यूब दोनों ही एंड पे बंद है। इसको ओमेगा स्पीड से आपने रोटेट करा दिया। ये देखिए आपने ऐसे रोटेट करा दिया, इस तरह से रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब आप सोचो यदि उधर वाला एंड अगर खुला रहे, आप ऐसे रोटेट करोगे तो सारी पानी बाहर निकल जाएगा, मतलब इस एंड को धक्का दे रहा है ये पानी। अब देखो ना, अगर ये वाला एंड ओपन हो किसी ट्यूब का और आप ऐसे घुमाओगे तो इस एंड से सारा ही पानी बाहर निकलना चाहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको स्यूडो फोर्स कहते हो, वो लगेगा तो सारा का सारा लिक्विड इधर भागना चाहेगा। तो ये लिक्विड लगा, ये जो क्लोज एंड है बेटा, ये क्लोज एंड लगा देता है नॉर्मल रिएक्शन एन, और ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स एन। एन इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग यहां पर अप्लाई कर रहे हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पर मैं सिर्फ लिक्विड पे लगा रहे हैं, ओनली फॉर द लिक्विड। हम रॉड के लिए कोई कॉन्सेप्ट, ट्यूब के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे। आप ट्यूब को आइडियल पकड़ लो, ये पकड़ लो कि ट्यूब मासलेस है, उसका कोई मास ही नहीं है, सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा हूं। तो लिक्विड पे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ में फोर्स क्या लग रहा है, एम। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास और एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। भाई यूनिफॉर्म ट्यूब है तो सेंटर ऑफ मास तो यहां पर है, और सेंटर ऑफ मास का लेंथ हो जाएगा L/2। तो m और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये इंप्लाई क्या कि n इज इक्वल टू m। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर r का वैल्यू आप लिखोगे L/2। यही होगा नॉर्मल रिएक्शन। लिक्विड जब निकलना चाहता है तो क्लोज्ड एंड कितना नॉर्मल, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास के m ओमेगा स्क्वायर L/2। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्री एंड ऑन द लिक्विड। ये था हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी ये याद रखिएगा, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करिए बेटा, ये आसान है, टफ नहीं है, याद रखिएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब जो 53 नंबर क्वेश्चन था इसका आंसर हो गया है डी। चलिए देखिएगा 54 नंबर, टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I।
एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I दिया हुआ है। अब क्या करें, हैव देयर रोटेशनल रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस, देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल। इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी है K, और इसका जो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ये भी है K, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम दिया हुआ है। तो क्या कर रहे हैं कि देयर एंगुलर मोमेंटा विल बी इन द रेशियो एंगुलर मोमेंटम। देखिए मैं एक बात बताऊं, K इज इक्वल टू आप लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इंप्लाई क्या बेटा कि K इज इक्वल टू आई ओमेगा का स्क्वायर बाई 2I, मतलब आप ये समझ लो कि K इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2I। तो यहां से हम लोग L निकाल लेते हैं ना, 2KI का रूट। तो अब तो काम खत्म हो गया, L1 ये लिखेंगे तो L2 इज इक्वल टू 2K, लेकिन यहाँ पे 2I, क्योंकि एक का एंगुलर ये एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था तो दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I था। अब इसका रेशियो फाइंड करेंगे, 2 कट जाएगा, K कट जाएगा, I कट जाएगा, तो ये आ रहा 1/√2, तो 1:√2 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर हो गया D, 54 का आंसर आपका हो रहा है D। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की क्या होगा, कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कर है ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, यहां पर है 2 kg मीटर स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील। अब क्या कर है, अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। भाई ये दिया हुआ है 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो आप एक काम करो 60/60 कर देंगे, ये हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो फिर इसका ओमेगा मिल जाएगा, आप ओमेगा का फॉर्मूला जानते हो 2π न्यू, मतलब ये हो जाएगा 2π रेडियन पर सेकेंड। जी हाँ, तो ये आपको आ गया ओमेगा। द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। भाई टी का वैल्यू करें क्या कि आप 60 सेकेंड ले लोगे तो फाइनल ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 0, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। आप एक काम कर सकते हैं, V इज इक्वल टू हो जाता है U प्लस A इंटू टी, मतलब 60। तो यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा -π/30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कर लीजिए, आई का वैल्यू था 2 और अल्फा का वैल्यू π/30, तो आपका आंसर हो गया π/15 kg। क्या होगा जरा देख लीजिएगा, तो टॉर्क जूल में हम लिखते रहे, न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा हो रहा है आंसर। समझ में आया हमने क्या किया, V इज इक्वल टू U प्लस AT फॉर्मूला अप्लाई करके अल्फा निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकालना था टॉर्क का, तो मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इसलिए हमने ये लिख दिया इसका आंसर। तो ये था आपका 55 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कि क्या कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, 56 नंबर में कहते हैं कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड m2। देखो बेटा, 2 पार्टिकल है, एक का मास दिया हुआ है m1, दूसरे का मास दिया हुआ है m2। इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द, देखिए सपोज कर लीजिए कि यहां पे है सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा, इस m1 को हमने d डिस्टेंस पुश किया और यहां ला दिया m1 को। अब क्या करें कि if the particle m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d, by what distance should the particle of mass m2। देखिए अगर आप इस डिस्टेंस को डेल्टा x1, जिसको कि हम d लिखेंगे, तो इसको भी पुश करना पड़ेगा डेल्टा x2 से, जो कि हमें फाइंड करना है। टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम प्लेस, टू कीप द सेंटर ऑफ मास। तो देखिए, तो यहां पे m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू, ये याद रखना है, डेल्टा x2, ये फॉर्मूला होता है टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम प्लेस।
सेंटर ऑफ मास जहां पे है वहीं पे अगर आप रखना चाह रहे हो तो एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 दिए तो दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2 टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम प्लेस। तो ये हो गया m1 इंटू डी इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2, और यहां से आपको डेल्टा x2 निकालना है तो m1 इंटू डी बाई m2, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर डी था और यहां पर आंसर आपका हो रहा है सी। 56 का आंसर हो गया सी। चलिए देखिएगा 57, करें क्या कि ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज प्लेस्ड ओवर द अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 rotating with an angular velocity ओमेगा। देखिएगा करें क्या कि ये एक डिस्क है, ये सर्कुलर डिस्क है बेटा, जो कि रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एक सर्कुलर डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है I1, और इसी के ऊपर हमें ऐसे, इसी के ऊपर एक डिस्क जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अब इसी के ऊपर हमें दूसरा डिस्क रखना है। चलिए तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिएगा, तो I1 ओमेगा हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर जब आप दूसरे डिस्क को रख दीजिएगा तो दूसरा डिस्क तो अभी रेस्ट में है, तो इसके साथ में वो भी रोटेट करना शुरू करेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमें लगाना पड़ेगा। तो आपके जो क्वेश्चन है, तो द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड डिस्क क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो फाइनली जो होगा एल फाइनल जो लिखेंगे वो हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोएक्सियली एक ऐसा डिस्क रखा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था I2 अबाउट द सेम एक्सिस, माने कि आप इस तरह से उसको लाते हो, यहाँ पे होल बना हुआ है, इसको इसमें हम डाल देते हैं, बैठा देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था हमारा I2, तो मान लीजिए कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया ओमेगा। तो फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा वही इनिशियल हो जाएगा, मतलब आप I1 प्लस I2 ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू I1 ओमेगा लिखेंगे, तो आपको फाइंड करना है ओमेगा फाइनल। ये हो जाएगा I1 ओमेगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा I1 प्लस I2। तो जी हाँ, ये हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इस टाइप के क्वेश्चन लेकिन आते हैं, इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके इसको याद कर जाना होगा। ये था आपका 57 नंबर। तो इसका आंसर क्या हुआ, I1 ओमेगा बाई I1 प्लस I2, आंसर डी। 57 का आंसर आपका डी आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, ये सब आसान क्वेश्चन है, और याद रखिएगा मैं आपको क्वेश्चन के साथ में इसका सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन दोनों ही मैं दूंगा, तो आप थोड़ा सा अच्छा से काम करिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। एक बार पढ़ने से बेटा नहीं होता है कोई चीज, क्योंकि बोलते तो सब हैं, जो मल्टीपल रिवीजन करते हैं वो बढ़िया करते हैं। देखिएगा, ए थिन सर्कुलर रिंग मास m रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में। करे क्या कि ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, भाई एक रिंग है जो कि रोटेट कर रहा है, ये रिंग है और ये रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा और मास m। तो इसका अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करिएगा, I ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा, I ओमेगा हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बेटा। फोर ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m केप्ट जेंटली अपोजिट टू द एंड परपेंडिकुलर। अब क्या करें, चार पार्टिकल को अटैच कर दिया जा रहा है, ये देखिए ऐसे और ऐसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे। तो जब यहाँ पर में आप रख देते हो स्मॉल m को, यहाँ भी स्मॉल m, यहाँ भी स्मॉल m, यहाँ भी स्मॉल m, ठीक है। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा पता है, mr स्क्वायर, तो इसका अपना मास का था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब 4mr स्क्वायर जो है ये हो गया उस चारों पार्टिकल का, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा फाइनल। अब आप L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल करेंगे,
क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बेटा। याद रखिए ना, कोई रिंग है, कोई डिस्क है, कोई डिस्क उसमें अटैच कर दिया, कोई पार्टिकल अटैच कर दिया, कोई पार्टिकल काट के हटा दिया, इन सारे ही क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे का मास सेम दिया हुआ है क्या, नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M आर स्क्वायर ओमेगा। आर स्क्वायर तो बेटा कट गया, आपको फाइंड करना है ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, m ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 4 स्मॉल m। जी हाँ, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर, और ये है आपका आंसर सी। 58 का आंसर हो गया सी। गुड। अब नेक्स्ट देखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। करें क्या कि ए डिस्क इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक डिस्क रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। इफ ए चाइल्ड सिट ऑन इट व्हाट इज कंजर्व। भाई कोई डिस्क रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर कोई पार्टिकल रख दो, कोई मास अटैच कर दो, किसी बच्चे को बैठा दो, ह्यूज डिस्क है उसके ऊपर बच्चे को बैठा दिए, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, एल रिमेन कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। चलिए देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। A boy suddenly come and sit on a circular rotating table. What will remain conserved? Same question. करें क्या कि एक डिस्क रोटेट कर रहा है और एक बच्चा आया और सडनली उसके ऊपर में बैठ गया, तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो आंसर इसका भी हो जाएगा बी। 60 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया बी। देखिएगा 61 नंबर में करें क्या कि एक कांस्टेंट टॉर्क 1000 न्यूटन मीटर, टॉर्क दे दिया है 1000 न्यूटन मीटर, ठीक है, 1000 न्यूटन मीटर, टर्न्स ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 200 kg मीटर स्क्वायर, 200 kg मीटर, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, आप ओमेगा नोट का वैल्यू 0 ले सकते हो। देखो भाई, टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय आई करिएगा। टाउ दिया हुआ है आपका 1000 बाई 200, डबल जीरो को कट कर देंगे, ये आया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको फाइंड करना है v, तो v इज इक्वल टू u प्लस a मतलब हो गया 5 और t का मतलब हो गया 3, यह आ गया 15 रेडियन पर सेकेंड, और ये हो गया हमारा आंसर। तो 15 रेडियन पर सेकेंड मतलब कि आंसर होगा हमारा डी। इस तरह से ये था आपका 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना, बस बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इन वीडियोस को रखिए, और प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर कर दीजिए हमारा ये यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये सारा ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे, आपका कोई फ्रेंड अगर आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको भी हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया आईई रूडोक का पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ। इस ईयर में हम आईई रूडोक का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए यूट्यूब पर में, और ये जो नीट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज में सारा ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जो 11th 12th के बच्चे हैं, कहीं भी कोई भी है, उनको भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा अभी 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कहते हैं क्या कि ए वेटलेस लेडर 20 फीट लॉन्ग। एक लेडर है जो कि वेटलेस दे दिया है, बढ़िया है। वेटलेस लेडर तो होता नहीं है, मतलब अब क्वेश्चन कर रहा है तो भाई मानना तो पड़ेगा, ये वेटलेस लेडर है। चलिए ठीक है, इसका कोई वेट नहीं है। अब क्या करें, वेटलेस लेडर 20 फीट लॉन्ग, रेस्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शनलेस वॉल एंड 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल 60 डिग्री दिया है और ये स्मूथ है, ये याद रखिएगा, ठीक है, स्मूथ है। अब क्या करें, ए 150 पाउंड मैन इज 4 फीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेवल। 50 पाउंड मैन
यहां पर कोई आदमी है जो 50 पॉइंट का है और ये जो हाइट है वो दिया है 4 फीट। 150 पाउंड है इसका वेट, ठीक है। पॉन्ड mg कर लेना पड़ेगा, ठीक है। 450 men 4 feet from the this. A horizontal force is needed to keep it from slipping. अब देखिए करे कि ये लेडर तो स्लिप कर जाएगा, इसके लिए हॉराइजॉन्टल फोर्स तो लगाना पड़ेगा। पकड़ लीजिए, हमने हॉराइजॉन्टल फोर्स लगा दिया है F, या ग्राउंड ने लगा दिया है हॉराइजॉन्टल फोर्स F। चूज द करेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या सा होगा, सुनिए भाई, ये जो लेडर है, ग्राउंड जो है वो है लेडर के टच में, तो ग्राउंड लगा देगा एक नॉर्मल रिएक्शन। चलिए इसको मैंने कह दिया N1। अब ये जो वाल है ये भी लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो इसको मैंने कह दिया N2। तो फर्स्ट पॉइंट ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो है N1 वो तो 150 G के बराबर होगा। चलिए, क्योंकि टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल वर्टिकली डाउन फोर्स, बैलेंस होगा ना, क्योंकि लीडर अपने जगह पे रेस्ट में है। सेकंड क्या करेंगे, लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स बराबर होगा, मतलब F का वैल्यू जो है वो N के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वर्टिकली अपवर्ड फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस किया, टुवर्ड्स राइट वाला फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट वाले फोर्स को बैलेंस किया। बात आया समझ में? अब हम टॉर्क लगाते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा दिए, अबाउट द पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लगाएंगे हम, टॉर्क अबाउट ए, यहां पर है ए पॉइंट। अब टॉर्क लगाने के लिए देखिए, इस F का टॉर्क 0 हो जाएगा, इस N1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि हम टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए लगा रहे हैं और ए पॉइंट से ही वो दोनों फोर्स पास कर रहा है। F भी पास कर रहा है पॉइंट ए से और N1 भी पॉइंट पास कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ए से, इसीलिए इस दोनों ही फोर्स का जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर टॉर्क कौन कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा, तो कितना होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स है 150 G, ठीक है, 150 G। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई सुनिए, टोटल है 20 फीट का, उसमें ये हुआ 4 फीट, तो ये है 16 फीट का, ये 16 हुआ, तो ये हुआ 16 cos, यहां पे लिखेंगे 16 cos 60 डिग्री, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 16 cos 60 डिग्री। ये तो हुआ क्लॉकवाइज, यहां पर अगर आपने पिन लगा दिया है तो mg क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहे हैं, N2 इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं, तो N2 हो गया फोर्स, ये हुआ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये हाइट और ये हाइट सेम हो जाएगा, मतलब 20, यहां पे हो जाएगा 20 sin 60 डिग्री, क्योंकि ये हाइट और ये हाइट सेम हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां पर देखिए सब चीज आपको पता है, बस N2 निकालना है और जो N2 आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि F इक्वल टू N2, यहां से N2 निकाल लीजिए, यही N2 हो जाएगा आपका आंसर। काम खत्म। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, सॉल्यूशन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 का, पढ़िएगा क्वेश्चन। क्या करे कि कपल, भाई सुन लीजिए, एक बात को याद रखिएगा, किसी भी रिजिड बॉडी पे अगर आप कपल लगाते हो, कपल का मतलब क्या होता है, दो फोर्स होगा जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो भाई कपल ओनली रोटेट करता है बॉडी को। एक बार देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं कपल का मतलब क्या होता है। बेटा ये जो बॉडी है, ठीक है, अगर आप इस एंड पे एक फोर्स F लगा रहे हो तो आप इस एंड पे ऐसे लगाते हो फोर्स, इसको कहा जाता है कपल। बात को समझिए, अगर आपने यहां पे लगा दिया फोर्स, मान लीजिए एक्स दूरी पे, तो फिर इधर भी आप एक्स दूरी पर ही लगाएंगे फोर्स। बात को समझिए, अगर ये फोर्स नहीं है तो फिर ये फोर्स भी नहीं है, आप बात को समझिए, इसको कहते हैं कपल। तो कपल की वजह से क्या हो रहा है, जितना फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड उतना ही वर्टिकली अपवर्ड, या मान लीजिए हॉरिजॉन्टली है तो बैलेंस कर जाएगा, सिर्फ ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो कपल प्रोड्यूसेस ओनली रोटेशनल मोशन, याद रखिएगा। किसी भी रिजिड बॉडी पे अगर आप कपल लगाओगे, देखो ना ऐसे रखे हैं, तो आप इधर भी फोर्स लगाओ और इधर से लगाओ, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ओनली रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। माने कि आप इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं और एक आप इधर से
एक फोर्स आप इधर से लगा रहे हो, एक इधर से लगा रहे हो, तो ये अपनी जगह पे सिर्फ रोटेट करेगा। तो कपल प्रोड्यूसेस ओनली रोटेशनल मोशन। बार बार मेडिकल में ये कॉन्सेप्ट आता है, याद रखिएगा। कपल प्रोड्यूसेस ओनली प्योरली रोटेशनल मोशन हो जाएगा। प्योरली रोटेशनल मोशन मतलब कि आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन। The angular momentum of a body with mass m, moment of inertia I and angular velocity omega is। अरे भाई, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एम भी आर करेंगे या आई ओमेगा करेंगे? तो आई ओमेगा करेंगे तो आई ओमेगा, आंसर ए हो गया। तो आई ओमेगा केवल फॉर्मूला था ये। तो 65 नंबर, एंगुलर मोमेंटम इज एक्सियल वेक्टर। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना बेटा, एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद मैं आपको लिख दूं वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, फिर मैं आपको लिख दे रहा हूं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, फिर मैं लिख रहा हूं एंगुलर एक्सीलरेशन, फिर मैं लिख रहा हूं आपको टॉर्क, फिर मैं आपको लिख रहा हूं ए क्रॉस बी। ये सब जो चीजें होती है ना, इस सब को कहा गया है एक्सियल वेक्टर। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या करें? एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर, और ये 5 ही है आपके सिलेबस में, बस आपको इसे याद कर लेना है। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, वेरी स्मॉल एंगल, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ये सब जो होता है बेटा, ये एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर। तो ये था एक्सियल वेक्टर। तो याद रखिएगा, ये एक्सियल वेक्टर हो गया। देखिएगा सॉल्यूशन में 66 नंबर क्वेश्चन करे क्या कि ए पार्टिकल ऑफ मास m। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की बात बताता हूं बेटा। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। कोई पार्टिकल इस तरह के स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पार्टिकल कहीं भी हो, मान लीजिए पार्टिकल यहां पे है और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है भी। तो पहला बात कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, भैया कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं करेगा। होगा कितना? तो पहले आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो। ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया d, मास है m। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ ए पार्टिकल, याद कर जाइएगा ये टेक्निक, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m moves with constant velocity v along a straight line ax plus by plus c is equal to 0, then its angular momentum remains constant, कहिए या conserved about any fixed point, about any fixed point। ठीक है, अब हम पहला एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन लिख रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, तो जरा देख लीजिएगा कैसे लिखिएगा। एम भी, आर का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो बेटा एम भी रहने दे। डी कैसे निकालते हैं जरा सुन ले। यहां पर x का वैल्यू को 0 बैठाओ और ये y का वैल्यू यहां पर 0 बैठाओ, तो बचेगा क्या? c। तो c डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर प्लस बी। ये टेक्निक को आप याद रखो, निकल गया पार्ट। चाहे वो पार्टिकल यहां पर रहे कि यहां पे रहे कि या कहीं भी रहे इस लाइन पे पार्टिकल, यही होगा उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन।
अबाउट द ओरिजिन यही होगा एंगुलर मोमेंटम, ये आपको याद रखना है। और ये पॉजिटिव वैल्यू आपको लिखना है, कोई निगेटिव वैल्यू आपको लिखना है नहीं। ठीक है, एक बात हुआ। अब दूसरा बात, मान लीजिए कि आपको ओरिजिन के अबाउट नहीं कह रहा है फाइंड करने के लिए, बल्कि कहीं पे मान लीजिए यहां पर दे दिया है कोई पॉइंट P और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है अल्फा बीटा, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा D वो लेना पड़ेगा। तो हम यहां पर मैं लिख दे रहे सेकेंड पॉइंट कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट P इज, अब देखिए क्या लिखेंगे, एम भी कैपिटल D, ये कैपिटल D डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो भैया एम भी, अब देखो हम कैपिटल D को कैसे लिखेंगे बेटा, एक्स के प्लेस पे अल्फा को रखना है और बीटा को रखना है वाई के जगह पे, मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, समझे। एक्स के प्लेस पे अल्फा को रखना है, वाई के प्लेस पे बीटा को रखना है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय वही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। बस ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, चाहे वो यहां पर रहे, इस लाइन पे कहीं भी रहे पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम यही होगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, पार्टिकल कहीं भी जाएगा सॉरी, उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो चलिए, इस तरह से हमने आपको बता दिया 66 नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट कि एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालेंगे अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो कर पाएंगे। अब आप, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। ये था 66 नंबर। देखिएगा 67 नंबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे बेटा, ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूं 67 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देख बेटा, कोई भी सर्कुलर डिस्क या स्फीयर अगर रोल करता है या स्लाइड करता है, कुछ भी करे, ठीक है, तो इसका, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, याद रहे ये हॉरिजॉन्टल पे स्लाइडिंग, ये स्लाइड भी कर रहा है, रोलिंग विद स्लाइडिंग है, रोल भी कर रहा है स्लाइड भी कर रहा है, स्लाइडिंग विद रोलिंग का केस है, पकड़ लीजिए, या कुछ भी हो विद रोलिंग का केस है। तो बेटा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, आप देखो इसका mg जो है वो नीचे जाएगा ऐसे, और अगर ये आगे जा रहा है तो इसका इधर या इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो जो पॉइंट ए है, कांटेक्ट पॉइंट ए, उसके अबाउट mg का भी टॉर्क 0 होगा, f का भी टॉर्क 0 होगा, नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क 0 होगा, मतलब टॉर्क ऑफ mg इज इक्वल टू 0 ऑफ f इज इक्वल टू 0। आप ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, देखो टॉर्क ऑफ mg भी हो जाएगा 0, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन भी हो जाएगा 0, टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी हो जाएगा 0 अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट ए। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट ए के अबाउट फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0, mg का भी टॉर्क 0, n का भी टॉर्क 0, क्योंकि इस पॉइंट से ही पास कर रहा है सारा फोर्स। तो भैया जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है, उसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट ही। तो याद रहे, जब भी कोई डिस्क हो, कोई स्फीयर हो, कोई रिंग हो, रोलिंग विद स्लाइडिंग में हो, सिर्फ स्लाइडिंग में हो, जो भी मोशन हो, उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट बेटा कंजर्व रहता है। आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68। ये सब बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सब चीज, इतना बार सोल्व करिए कि कंप्लीट याद हो जाए आपको। ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बेटा, इन सब क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सॉलिड स्फीयर है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सॉलिड स्फीयर है,
तो सॉलिड स्फीयर का हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। तो भैया देख लो 2/5 mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर के हो जाए तो टोटल मास इंटू के स्क्वायर। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के हो और टोटल मास m हो तो m के स्क्वायर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। ये जो डिस्क, ये जो सॉलिड स्फीयर है ना, इसका अपने एक्सिस के अबाउट में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है ना, वही इक्वल टू टोटल मास इंटू ये कर दिए। अब यहां से इसका के का वैल्यू निकाल लीजिए 2/5 का रूट इंटू r, ये हुआ रेडियस ऑफ गायरेशन। अब क्या कहते हैं कि एक हॉलो स्फीयर है, ये है हॉलो स्फीयर, इसका भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है कि क्या होगा। तो भाई हॉलो स्फीयर के लिए क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर के लिए तो 2/3 होगा ना, नहीं ठीक है 2/3 mr² होता है हॉलो। इसको भी लिखेंगे m, मान लीजिए k1 का स्क्वायर। ठीक है, अब m से m कट जाएगा तो इसके लिए जो आप k1 निकालेंगे ये क्या हो जाएगा 2/3 का रूट इंटू r। क्वेश्चन में दिया गया कि इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है, तो आपसे कहा जा रहा है कि k और k1 का रेशियो कितना होगा। k एंड k1 का ये 2 कट जाएगा तो 3/5 का रूट और ये हो जाएगा हमारा आंसर। पता है ये जो क्वेश्चन 98 में आया था नीट में ना, एक भी ऑप्शन सही नहीं था, उन्होंने ऑप्शन में 3/5 दे करके रखा था जो कि गलत था। तो आप लोग इस चीजों को समझिएगा, मैं क्वेश्चन दिया हूं, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के साथ में ये आपको वीडियो लिंक दूंगा। ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको मैं YouTube चैनल के लिंक से देता हूं इसका सॉल्यूशन। तो जो क्वेश्चन सेट रहेगा ना उस पर में जैसे टच करिएगा तो एक ब्लू लाइन लिखा हुआ निकलता है लिंक, उसको टच करिएगा तो सॉल्यूशन, ये वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता है। क्वेश्चन तो मैं पूरा पेज आपको दूंगा ही दूंगा, क्वेश्चन में ही मैं देखिएगा उसको टच करिएगा तो पेज खुलता है, उसमें ब्लू कलर का लिंक रहता है, उसको टच करिएगा, ये सारा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे क्या कि द एनर्जी 484 जूल, जो एनर्जी है 484 जूल दिया गया है, इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील। अब देखिए फ्लाई व्हील के लिए ओमेगा होता है 2π/ν1, ये हो गया 2π, न्यू का वैल्यू दिया है 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 60/60 कर दिए तो ये हो जाता है 2π रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और ओमेगा 2 जो दिया हुआ है वो दिया है 360, 2π 360/60 करिएगा तो ये हो जाएगा 12π रेडियन पर सेकेंड। तो आपको ओमेगा 1 एंड ओमेगा टी दे दिया गया है। अब क्या कर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील इज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस फ्लाई व्हील का, ये हमें फाइंड करना है। अब आप हमको एक बात बताइए, जो एनर्जी होता है बेटा वो तो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वर्क डन या एनर्जी। तो ये दिया हुआ है 484, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप लिखेंगे ½ ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस करिएगा ½ ओमेगा 1 का स्क्वायर। अभी आप देखो यहां पर है 484, इधर से 2 कॉमन लेकर के इधर की तरफ आप भेज दो, इज इक्वल टू हो गया I, और ओमेगा 2 का स्क्वायर करिएगा मतलब कि 12π का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा जरा देख लीजिएगा 2π का स्क्वायर करिएगा। तो बस यहां से I का वैल्यू भाई फाइंड करना है, 484 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 144π स्क्वायर माइनस 4π स्क्वायर। कर पाएंगे आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डिवाइड कर दीजिएगा 140π स्क्वायर से, ये हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। ये था हमारा 69। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, सब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 को। करें क्या कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क है। देखिए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, तो डिस्क जब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये डिस्क है, तो इसके लिए आप क्या करते हो कि ½ mr² हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
इसी को लिखेंगे एम के स्क्वायर, एम कट जाएगा तो के का वैल्यू आ रहा है r/√2। अब क्या कर रहे हैं कि ये जो सर्कुलर डिस्क है अपने डायामीटर के अबाउट जब रोटेट करेगा, ये डायामीटर है तो डायामीटर के अबाउट में हो जाता है mr²/4, तो इसको लिखेंगे mk1 का स्क्वायर। फिर से हम चला जाएगा तो k1 का मान हो जाएगा r/2। तो आपको फाइंड क्या करना है, k/k1, तो आई थिंक ये √2 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर। तो √2:1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 नंबर तक का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है डिटेल डिस्कशन में, तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा बार बार सोल्व करिए, ताकि ये टफ नहीं है, इतने क्वेश्चन को बार बार करके समझ के अगर लर्न भी कर लेंगे ना, आपका काम हो जाएगा। भाई नीट ही तो करना है, नीट में ज्यादा टफर क्वेश्चन देता नहीं है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा क्या कह रहे हैं। From a circular ring of mass m radius r, an arc corresponding to 90 degree sector is removed। भाई देखिए एक रिंग था जिसका मास है m, इसके लिए बेटा टोटल मास दिया हुआ है m और रेडियस दिया हुआ है r। इसमें से ये वाला पोर्शन जब हम निकाल देंगे तो निकालने के बाद देखिए आपके पास बच क्या रहा, ये वाला पोर्शन नहीं है, काट के हटा दिया गया, तो इसका मास तो हो जाएगा 3m/4 और रेडियस तो r ही है, मास हो गया m, मतलब कि 3m है, टोटल मास m था, उसमें से m/4 को हटा दिए तो मास उतना बच गया। ठीक है, रिमूव्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग about an axis passing through the center perpendicular to its plane is k times। इसके लिए बेटा, इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा, mr² करते हैं, mr², तो ये हो गया 3/4 और mr²। क्वेश्चन करे कि ना, ये हो जा रहा है k mr², तो इसका मतलब k का वैल्यू हो जाएगा 3/4। ये हो गया हमारा आंसर, 71 था ये हमारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 72। A solid sphere is rolling freely about its symmetry axis। करे क्या कि a solid sphere is rotating, सॉलिड स्फीयर जो है वो रोटेट कर रहा है, मतलब स्पिन कर रहा है, तो a solid sphere is rotating freely about its symmetry axis in free space। The radius of the sphere is increased keeping its mass same। Which of the following physical quantity। देखिए भाई जैसे अर्थ है, ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। जैसे कोई गर्ल्स कैंडिडेट डांस कर रहा है, स्पिन कर रहा है, वो अपने हाथ को अगर खींच लिया तो मास आ गया क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है तो उसका ओमेगा बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एल कंजर्व रहेगा। देखिए याद रहे, कोई एक स्फीयर है, कहेगा कि वह एक्सपैंड हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अर्थ है, कभी कहेगा कि मान लो कि एक्सपैंड हो गया, मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो भाई ये जो स्पिन कर रहा है ना, अगर रेडियस बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो आप तो जानते हो कि I=L=I ओमेगा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा को घटना पड़ेगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। भाई जो होना है वो L तो ऑलवेज कंजर्व रहेगा ना, L तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा ना। तो कोई चीज अगर एक्सपैंड कर जाए या कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, उस केस में अगर I बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, और अगर I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। एक तो ये याद रखिए, किसी भी कीमत पे एक्सपेंड कर जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये चीज याद रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। देखिएगा, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर एंगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ω1 ω2। ठीक है, तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ω1 प्लस I ω2, ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया। They are brought into contact face to face coinciding rotating। The expression for the loss of energy का तो सुनिए, तो 2I हो जाएगा और ओमेगा, ये हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सेम दिया हुआ है। अब आप एक काम करो, L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल,
तो 2i ओमेगा, इसको आप लिखेंगे i इंटू ω1 प्लस ω2। अब i तो कैंसिल हो गया, यहां से आप ओमेगा निकाल लो, क्या हो जाएगा बता दीजिए, ω1 प्लस ω2 ये तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आया। आपको फाइंड करना है यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड करना है। जरा क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, और ये कहते हैं फाइंड करने के लिए कि दे ब्रॉट इन द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये आपको फाइंड करना, लॉस ऑफ एनर्जी। तो जरा देखिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी की बात करता हूं। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलो रे भैया, तो डेल्टा के ई लिख रहा हूं, ठीक है। तो इनिशियल कितना था, हाफ आई ω1 का स्क्वायर प्लस हाफ आई ω2 का स्क्वायर, माइनस फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ आई, और यहां पे हो जाएगा ω1 प्लस ω2/2 का स्क्वायर, क्योंकि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो ये हो चुका है ना, ω1 प्लस ω2/2। अब बस सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, हाफ आई ω1 का स्क्वायर, हाफ आई ω2 का स्क्वायर, माइनस कितना होगा जरा देख लीजिएगा, 1/4, ये 1/4, ये I/4 बाहर आ गया, ω1 का स्क्वायर प्लस ω2 का स्क्वायर और प्लस 2ω1 ω2, ऐसा आया। तो ये कितना हो जाएगा, I ω1 का स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा I ω1 का स्क्वायर 4 प्लस I ω2 का स्क्वायर 4, और क्या हो जाएगा 1/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ω1 ω2 इंटू I/2, यही आएगा। अब एक काम करो, I/4 ले लेता हूं कॉमन, तो ये हो जाएगा, इसको मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपको ω1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ω2 का स्क्वायर माइनस 2ω1 ω2। अब आप खुद ही देख लो ये क्या आ गया, ये आ गया बेटा होल स्क्वायर वाला टर्म। तो ये जो आपका आंसर हो रहा है यहां पर में जरा ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर हुआ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन I/4 ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। जी हाँ, तो ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, ये था हमारा 73 नंबर। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 करे क्या कि फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r मास m, एक सर्कुलर डिस्क है भाई, ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होता है भाई, कोई बता देगा हमें। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I1 लिख रहा हूं, I1 का वैल्यू हो जाता है mr²/2। सब लोग जानता है कि सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हाफ mr²। करें क्या कि हुज रिम पासेस थ्रू होल ऑफ रेडियस r, क्या करें, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m ए सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r। अब देखिए ये तो फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट क्या करें कि इस सर्कुलर डिस्क में एक होल बनाया गया है और ये ऐसा होल बनाया गया है, जरा देख लीजिए। अब ये जो है हमारा डिस्क ऐसा बच गया, इसमें r रेडियस का एक होल बच गया है, ऐसा हो गया है। तो इस केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होगा ये हमें फाइंड करना है, जो कितना होगा, पासेस थ्रू द कट। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये हमें फाइंड करना है, जो कितना होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको समझा पाया, जरा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, कैसे होगा क्या होगा थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर में ये हमने एक सर्कुलर डिस्क कट करा जिसका रेडियस तो हो जाएगा r/2। देखो भाई यहां से आप देख सकते हो ये जो रेडियस है ये तो r/2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा r/2। तो यहां से पहला पॉइंट कि πr² रेडियस था तो मास था m, और पाई r/2 का स्क्वायर करेंगे तो मास हो जाएगा m/4, क्योंकि देखिए 1/4 हो गया है, तो इसका मास हो गया m/4। ठीक है बेटा,
तो इसका अपने एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो m r स्क्वेयर mr² बाई 2, तो कितना होगा भाई mr² बाई 32। अब हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कितना होगा, इसको मैं लिख रहा हूं I0। तो यहां पे I0 जब निकालिएगा तो ICM प्लस मास है m/4 mx², ये नहीं करेंगे mx²। तो ICM है mr² बाई 32, अब प्लस हो जाएगा mr² बाई 16 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3mr² बाई 16। तो भाई देखिए इतने पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस I0, मतलब mr² बाई 2 माइनस करिएगा 3mr² बाई 16, तो माइनस होगा 3mr² बाई 16। तो 8 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा देख लीजिए, ये आपने सम करा, ये समझ में आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था 3mr² बाई 32 था, गलत नहीं होना चाहिए, ये 32 है, ठीक है भाई। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई, 16 माइनस 3 तो 13mr² बाई 32, और ये हो गया आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 74। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, इससे ज्यादा हमें वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं देना चाह रहा हूं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।